जो है वो एक्सटेंसिव इरिगेशन तो बना लिया, लेकिन हम आज तक ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पानी की जो है वो अभी तक जो है वो शॉर्टेज रहती है। ओके, तो अब देखते हैं कि हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि भाई वीट जो है उसको 50% पानी मिलता है, ठीक है। कॉटन जो है उसको 60% मिलता है। शुगर केन जो है उसको 70% मिलता है। राइस को जो है वो 80% मिलता है अपनी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा, ठीक है। कि अगर हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान में वीट की कल्टीवेशन के लिए जितना हमें पानी रिक्वायर्ड है, उसमें से हमें सिर्फ 50% वीट के लिए मिलता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो फिर आपकी पैदावार दुनिया को कैसे मैच करेगी? कैसे आप दुनिया के एग्रीकल्चर को जाके जो है वो चैलेंज करेंगे? कहाँ से आप अपनी नेशन के लिए जो है वो फूड फूड सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाएंगे? वीट जो कि आपका मेजर स्टेपल फूड है, जो कि हर वक्त 3 वक्त भी जो है वो दुनिया में जो है वो लोग खा रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो देखें, दुनिया तो चलो ठीक है फिर भी राइस खाती है, लेकिन वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन वीट। हम नाश्ते में पराठा खाते हैं, दोपहर में फिर रोटी खाते हैं, रात में भी हमारे जो रूरल एरियाज हैं सिंध के, वहां पर ये प्रैक्टिस है कि वहां पर हम रात में जो है वो चावल खा रहे होते हैं प्रैक्टिकली। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सेम रूटीन, ठीक है। लेकिन हम भी जब शहरों में आए हैं तो हमने भी जो है ना वो चावल खाना कम कर दिए, ठीक है। बिरयानी बनी कहीं पर तो ठीक है, वरना नहीं होता। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वीट। तो हमारा जो गुजारा है पाकिस्तानियों का, जो हमारा फूड है, जो हमारा मेजर स्टेपल फूड है, जिसके ऊपर हमारी जो है वो 70 to 80% कैलोरीज जो है वो डिपेंड करती है, वो वीट के ऊपर है। और अलमिया हमारा ये है कि हम वीट की कल्टीवेशन के लिए उसका आधा पानी जो है वो एलोकेट करते हैं। तो हाउ वी विल जो है ना वो सर्वाइव इन दिस सिनेरियो? दिस इज द वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट्स के जो है ना वो कि आपको ये आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि वीट को इतना कम पानी क्यों दिया जाता है? कॉटन गर्मियों में होती है, ठीक है, खरीफ का क्रॉप है। शुगर केन ओवरऑल पूरे साल चल रहा होता है, ठीक है। कभी उसको गर्मियों में ज्यादा मिल जाता है तो बाद में कम मिल जाता है। राइस भी जो है वो हमारा जो है वो खरीफ का क्रॉप है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि खरीफ के दौरान हमारे पास मानसून होता है, ठीक है। अगर वो मानसून हमारे पास ना होना तो कॉटन और वीट राइस की भी वही हालत हमें नजर आए जो हम इसकी देख रहे होते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे पास आधा पानी है एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट का, और हम फिर बातें कर रहे होते हैं कि हम उनसे मुकाबला कर लेंगे, हम उनसे मुकाबला कर लेंगे। सो पाकिस्तान के अंदर वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही तबाह है। हम अभी बहुत पीछे हैं। एक ये है, दूसरा ये है कि हम जो है वो सेंसिबल नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट सेंसिबल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इंसान भी हैं, पता नहीं आई डोंट नो, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो हमारी अपनी वजह से है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है आपका, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कि एक जगह पर बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है। दूसरी जगह पर उसी क्रॉप के लिए उसी कैनाल से निकलने वाला जो छोटा वाटर कोर्स है उसमें पानी नहीं होता। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है वो बहुत प्रोमिनेंट है। आपको इसके लिए जो है ना वो काम करना पड़ेगा। ऊपर से नहीं आता। इंडिया ने पानी ज्यादा छोड़ दिया, इंडिया ने पानी कम छोड़ दिया, फिर पंजाब वालों ने अपने पास रोक दिया, सिंध वालों ने अपने पास रोक दिया। दिस इज द होल लेम एक्सक्यूजेस। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ही खराब है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसको जो है वो एक जब ये कनाल का सिस्टम बना रहे थे तो उसने एक एस्टिमेशन दी थी कि भाई पाकिस्तान के पास इतना पानी है कि जितना आप एक साल में पूरा एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं ना, इसका ट्रिपल कर दें तब भी आपका पानी खत्म नहीं होगा। दिस वॉज ए स्टेटमेंट फ्रॉम दैट जीनियस। ये रिपोर्टेड बात है, हकीकत बात है कि उस बंदे ने, जो इंजीनियर था, अंग्रेज था प्रॉबेबली, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो उसने एक बात कही थी कि भाई पाकिस्तान के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है पूरे साल में, जो उनका इनफ्लो है, वो इतना ज्यादा है कि जितना आप एग्रीकल्चर एक साल में करते हैं उसका दुगना या तुगना आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करनी पड़ेगी।
एज पर रिक्वायरमेंट आपको पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब हमें पता ही नहीं होता, एक वाटर कोर्स में जो है ना वो आबादी जो है वो 5 एकड़ होते हैं, वो वाटर कोर्स वहां पर लेकर ले जाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस में उस बात में नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ही सही से नहीं करते। सो वीट को आप 50% दे रहे हैं, कॉटन को 60, इसी वजह से मिलता है कि वो उस टाइम पे बारिशें होती हैं। अगर वो बारिशें इसको एड ना करें तो ये भी 30-40 पे जाके रुक जाएगा। शुगर केन ये है कि ड्यूअल क्रॉप है, पेरिनियल है, सालों साल चलती है, तो फिर जब पानी हमारे पास दूसरी क्रॉप्स के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता तो उस वक्त हम इसको दे देते हैं। राइस क्योंकि हो ही नहीं सकती बगैर पानी के, और हमारे पास दो ही बेल्ट है राइस के, एक पंजाब है कामों की, और ये जो इसका दरिया है चिनाब का है। आई थिंक चिनाब का जो लोअर बेल्ट है वहां पर जो है वो कालाशाह काकू है एंड कामों की है, वहां पर बासमती एंड अदर स्टफ जो है वो बहुत ज्यादा और अच्छी तादाद में होता है। 20% हम उसको दे रहे होते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत पीछे है, हम मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम वाटर कोर्सेज को पक्का नहीं करवा रहे, हम जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो वाटर यूज नहीं कर रहे। हमारे पास एक मिथ है, हम ये समझते हैं, हमारे फार्मर से आप जब भी बात करेंगे वो आपको एक ही बात बताएगा कि भाई जितना पानी दोगे ना उतनी फसल अच्छी होगी। हाउ इज दिस पॉसिबल? उसकी एक वाटर रिक्वायरमेंट है भाई। उसको जब मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा होता है वो फर्टिलाइजर दबा के डालता है कि बस आज नहीं कल मेरी फसल जो है ना वो बड़ी हो जाए और मैं जाके बेच दूं। एट द एंड जब वो बेचने जाता है तो मार्केट के रेट गिर जाते हैं, फिर वो बुरा भला कह रहा होता है गवर्नमेंट को, उन्होंने यूं कर दिया, उन्होंने यूं कर दिया। सो प्योर ग्रीड है हमारे अंदर, ठीक है ना, हम लालची लोग हैं प्रैक्टिकली। वी ऑल आर ग्रीडी पीपल्स, ठीक है, हम किसी का भी फायदा या नफा नुकसान नहीं सोचते अपने अलावा। सो दिस इज द सिनेरियो, सॉरी टू से इट वाज वेरी पर्सनल डिस्कशन, लेकिन आप लोगों के सामने क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, आई एम क्लोजली वर्किंग विद वाटर दीज डेज, ठीक है, तो मैं मुझे इस पे जो है वो एक इंटरनल जो है वो खुद ही मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, I have diverted from the topic, so sorry for that. Let's get back to the topic again. ठीक है, तो यहाँ तक एरीगेशन का जो है वो जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको एक जो है वो ओवरव्यू देना था कि भाई पाकिस्तान के अंदर एरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हो रही हैं, क्यों हमारे पास इतने झंझट हैं, क्यों लड़ाई झगड़े, पानी के ऊपर जंग। वो कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी के ऊपर होगी, वो और वो होगी। तो अब जो हमने चीज पढ़नी है या समझनी है वो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट्स का क्या मकसद है, क्या है ये, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि भाई वीट को 5 पानी दो, भाई वीट को 5 पानी क्यों दे, 6 क्यों नहीं दे रहे, 7 क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं कि भाई राइस को जो है वो पानी खड़ा करके रखो, भाई क्यों खड़ा करके रखें, हम वीट में तो खड़ा नहीं करते, तो राइस में क्यों खड़ा करके रखें। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप एंड इट्स क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक फसल को या एक क्रॉप को फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग अप टू द हार्वेस्ट जितना पानी रिक्वायर्ड है ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज है उसको परफॉर्म कर सके, उसको हम कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से मुराद है द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to mature a particular crop is called as crop water requirement, ठीक है। किसी भी क्रॉप को सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक, ठीक है, आपके गोदामों में पड़ी हुई है तब नहीं, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि सर हम छिड़काव करते हैं गोदाम में, वो भी उसकी हिफाजत के लिए करते हैं, नो। जब आप उसका बीज लगाते हैं उस दिन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक जितना उसको रिक्वायर्ड पानी है, आप कितना देते हैं वो नहीं है, ठीक है ना, आप कितना देते हैं वो नहीं है, इसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आप जो उसकी जो टेक्निकल टर्म है उसको हम कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। किसी भी क्रॉप की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है एवापो ट्रांसपायरेशन, ठीक है,
अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि भाई इवापो ट्रांसपायरेशन इज अ कलेक्टिव वर्ड। ये दो वर्ड्स को मर्ज करके एक वर्ड बनाया गया है। इवापो निकला है एवापोरेशन से, और ट्रांसपायरेशन निकला है ट्रांसपायरेशन से। इसका मतलब ये है कि दोनों फेजेस का पानी, एक जो आपकी सॉइल की सरफेस से जो है वो वाटर के जो वेपर्स हैं उसमें जो एवापोरेशन हो रही है उसको हम कहते हैं evaporation, and the next thing is transpiration, loss of water in the form of water vapor from the surface of plant leaves is called as transpiration। तो ये दोनों कैलकुलेट करता है, ठीक है। यानी कि एवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन को जब आप मर्ज करते हैं तो एक नया जो है वो वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं एवापो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल एप्लीकेशन लॉसेस, ठीक है। ये वो लॉसेस होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश करें वाटर एप्लीकेशन या इरिगेशन के दौरान, लेकिन ये लॉसेस होते ही होते हैं। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट होता है। और तीसरी इसके कंपोनेंट होता है, थर्ड वन इज कॉल्ड इज वाटर नीडेड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस, WNSO, ठीक है। आपको इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद करने, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज में जो है वो इसका फार्मूला पूछ लेते हैं कि भाई ET रेफर्स टू, WAL रेफर्स टू, ठीक है। तो WAL, W फॉर वाटर, A फॉर एप्लीकेशन, L फॉर लॉसेस, ठीक है। तो वाटर एप्लीकेशन लॉसेस। उसके बाद जो तीसरी है वो ये है कि भाई वाटर नीडेड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है। तो इसके बाद अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इन तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जनरली जो है इसका जो वर्किंग फार्मूला है वो होता है WR = ET + WAL + WNSO, ठीक है। सो वाटर रिक्वायरमेंट का जो फार्मूला है वो यही है कि भाई एवापो ट्रांसपायरेशन, उसके साथ साथ आपकी वाटर एप्लीकेशन लॉसेस को भी आपने मद्देनजर रखना है, और वाटर अप्लाइड फॉर नीडेड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, प्लांट्स जो हैं जब आप कल्टीवेट करते हैं तो उनको पानी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों उनको पानी चाहिए? क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान उनको पानी चाहिए, और जो वाटर वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स, ठीक है। तो प्लांट जब खड़ा हुआ है, ठीक है, किसी सॉइल के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको पानी क्यों चाहिए? एक तो उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा, उसको ट्रांसपायरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसपायरेशन को मद्देनजर रखा जाता है कि भाई ट्रांसपायरेशन रेट क्या है किसी भी क्रॉप का। इनको जनरली जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये लेसीमीटर के अंदर जो है वो स्टडीज होती हैं, ये आम फील्ड्स पर नहीं होती, ठीक है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना पानी जो है वो नीचे गया है, कितना पानी एवापोरेट हो गया है, कितना प्लांट ने उठा लिया है, और कितना इसने जाया किया है। तो लाइसीमीटर जो है वो एक ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है या एक चीज है जिसके अंदर आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स की स्टडीज जो है वो कर सकते हैं। ठंडोजाम के एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है, ट्रिप, इसके अंदर जो है वो स्टडीज होती हैं। और उसमें वो क्या करते हैं कि इनकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस सॉइल के अंदर आप अगर सॉइल लगा रहे हैं तो इतना होगा, ठीक है। इस सॉइल के अंदर लगा रहे हैं तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी होगी, ठीक है। तो ये है इसका जो है वो वर्किंग फार्मूला कि भाई किसी भी क्रॉप की एवापोरेशन कितनी होगी। आपने तो पानी दे दिया, अब वो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर तो नहीं गया ना, वो जमीन के ऊपर भी रहता है। तो जैसे ही जमीन के ऊपर धूप लगती है तो वो एवापोरेशन हो जाती है। अब जो नीचे वाला गया है वो प्लांट लेकर ट्रांसपायरेशन करता है। तो एवापो ट्रांसपायरेशन तो आपकी हो गई कि भाई कितना प्लांट को ट्रांसपायरेशन अगर क्रॉप नहीं करेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर।
ये तीन जो है वो इसके टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, जो कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। एवापो ट्रांसपायरेशन, वाटर एप्लीकेशन लॉसेस। अब वाटर एप्लीकेशन लॉसेस से मुराद क्या है? वाटर एप्लीकेशन लॉसेस से मुराद ये है कि आपने पानी दे दिया, ठीक है, तो बाज़ औक़ात सारा का सारा पानी रूट जोन में नहीं जाता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब आपके पास बहुत ज्यादा पानी होता है सॉइल के अंदर, तब जो है वो आपके जो प्लांट्स है वो पानी लेते ही नहीं है। जब जब तक आपकी फील्ड कैपेसिटी लेवल जो है वो मेंटेन नहीं होती आपकी जो है वो कल्टीवेबल लैंड में, तब तक जो है वो आपको जो है वो प्लांट्स जो है वो अनअवेलेबल वाटर को जो है वो हासिल नहीं कर पाते, यानी कि ये अनअवेलेबल है। तो देखिए, जब तक फील्ड कैपेसिटी पर नहीं आएगी फील्ड, तब तक जो पानी है वो आपके काम का ही नहीं है। तो आप इसको भी तो नहीं करेंगे ना। लेट सपोज आपने एवापो ट्रांसपायरेशन पे कर दिया कि भाई इतना प्लांट को चाहिए, इतना सरफेस से ट्रांसपायर करेगा, और सॉरी एवापोरेट करेगा, इतनी उसकी ट्रांसपायरेशन है, वाटर रिक्वायरमेंट इतनी हो गई। आप तो उस हिसाब से देंगे, लेकिन कुछ पानी ज्यादा नीचे चला जाएगा, कुछ लीच डाउन करके चला जाएगा। तो वो अगर आप उसमें से निकाल देंगे तो फिर क्रॉप की रिक्वायरमेंट कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए ये तीन जो है वो टेक्निकल चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाती है। अब ये है कि भाई क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पर डे है। अब का मतलब है मिलीमीटर पर डे, ठीक है, कि एक दिन में इसको कितने मिलीमीटर पानी चाहिए। या फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं मिलीमीटर पर मंथ, ठीक है, जितना एक दिन में चाहिए उतना उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे महीने का निकल आएगा। और फिर जब एक महीने का आपको पता चल गया तो उसकी क्रॉप की जो है वो ड्यूरेशन देखेंगे कि 4 महीने की है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 6 महीने की है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको पूरे के पूरा सीजन का पता चल जाएगा। तो आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस कि भाई ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स की जो स्टडीज हैं ये आम फील्ड्स के अंदर नहीं की जाती। इनका एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसीमीटर स्टेशन, ठीक है। लाइसीमीटर स्टेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है उसके अंदर आपके आर्टिफिशियल ड्रेनेज पाइप्स लगे होते हैं। तो आप उसमें देखते हैं कि भाई आपने पानी अप्लाई कितना किया, कितना जो है वो ड्रेनेज के जरिए नीचे चला आया, क्योंकि आपके ड्रेनेज के पाइप्स लगे होते हैं तो आप स्टोर करते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं कि भाई इतना अप्लाई किया था, इतना जमीन में रुका है, इतना जो है वो नीचे से जाया हो गया। तो इस तरीके से जो है ये बातें जो है वो हम जो है वो आगे लेकर आते हैं, या हमें जो है ना वो पता चलती है। दिस इज अ लॉन्ग जो है ना वो रिसर्च है, साइंस है ये, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक जो कि हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो दोस्त हैं वो पढ़ते हैं कि भाई हाउ वी मैनेज द एरीगेशन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। IWM में उनका फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग सॉइल फिजिक्स में ये चीजें पढ़ रहे होते हैं कि भाई हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। अब ये वाली जो बात जो हम कह रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उतना पानी अप्लाई करें ताकि आपका जो रूट जोन है वो फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच जाए। अगर आप उतना नहीं करेंगे, ठीक है ना कुछ पानी जितना भी आप देते हैं एरिगेशन से दें, या आपकी जो है वो रेनफॉल से आप जो है वो क्रॉप्स को दे रहे होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ पानी ड्रेनेज लॉसेस उसके होते ही होते हैं। तो इसको हम कहते हैं वाटर एप्लीकेशन लॉसेस, ठीक है। यानी कि वो पानी जो अप्लाई करने के टाइम जाया हो जाता है, या सॉइल के अंदर से जो है वो लीच डाउन हो जाता है, या ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप वाटर एप्लीकेशन लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे और आप सिर्फ एवापोट्रांसपायरेशन को मद्देनजर रख के पानी देंगे, तो पहले जैसे ही आप पानी देंगे फ्री वाटर बाहर, अब आपका जो टोटल रिक्वायर्ड वाटर है फॉर क्रॉप वो तो कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक जो है वो तरीका है, ये साइंटिफिक जो है वो कैलकुलेशंस हैं जिनको आप और मैं जो है ना वो चैलेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वाटर नीडेड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी सेलाइन सॉइल है, ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, और आप कह रहे हैं कि भाई हमने लीचिंग भी करवानी है रूट जोन में से साल्ट की, तो भाई जो पानी लीचिंग के लिए लगेगा वो तो आपने एडिशनली डालना है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप कहें कि भाई क्रॉप के लिए भी वही है, एप्लीकेशन लॉसेस के लिए भी वही है, और स्पेशल पर्पस के लिए भी वही है। स्पेशल पर्पस का मतलब ये है कि अगर आपने वहां पर कोई स्पेसिफिक काम करना है उस पानी से, किसी दूसरी चीज के लिए आपको अगर पानी रिक्वायर्ड है, तो वो आपको अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम एवापो ट्रांसपायरेशन के अलावा जो दूसरे दो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम
मद्देनजर नहीं रखेंगे या उनको अगर हम अवॉइड करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि आपका जो टोटल रिक्वायर्ड वाटर है क्रॉप के लिए वो उसको नहीं मिलेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल सी अ रिडक्शन इन योर यील्ड्स। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई आपको चाहिए क्यों। अब स्पेशल पर्पज हमारे लीचिंग हो सकता है, पडलिंग हो सकती है, नर्सरी को रेज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा प्री सोइंग एरीगेशन जो है वो हो सकता है। अब ये देखें, रेजिंग ऑफ नर्सरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइस की अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पे भाई राइस की एक क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है कि भाई 100, अब 120 या 130, ठीक है, 900 से 2500 के दरमियान होती है वैसे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर वो उसकी जो है ना वो 2500 है ना, तो हमने 500 तो नर्सरी को रेज करने में दे दी। तो भाई वो नर्सरी रेज करते करने से थोड़ी हमने कैलकुलेट की थी, वो तो जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब से हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ था ना। या आप ये कहें कि सर वो थोड़ा सा पानी हमने जो है ना वो सोकिंग डोज दे दिया था सॉइल को, जो है ना वो लैंड प्रिपरेशन के दौरान, अब वो एक पानी हो गया, अब हम इसको 4 देंगे। नो, ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको हम कंसीडर करते हैं एज स्पेशल ऑपरेशंस, और इनके लिए आपको पानी जो चाहिए वो आपको अलग से इनके अंदर ऐड करके एक कंप्लीट फिगर बनानी पड़ती है कि भाई इस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट इतनी है, और अगर आप उतनी उसको दोगे तो आपको वो हाईली यील्ड देगा। अगर आप उसको उतनी जो है वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उसकी जो यील्ड्स हैं वो प्रैक्टिकली क्या हो जाएंगी, रिड्यूस्ड हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं कि भाई क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी क्रॉप की, वो किन चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो किसी भी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन उसका जो डिपेंड होता है या उसका जो मेजर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो बहुत सारी चीजों पर होता है। उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है क्लाइमेट। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो आ जाती है क्लाइमेट। देखें, हम क्लाइमेट के ऊपर पहले ही बात कर रहे हैं कि भाई क्रॉप वही है, ठीक है, क्रॉप वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम हैदराबाद की मिसाल ले लें तो यहाँ पर जो है वो गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू सक्कर। है वो थोड़ा चेंज है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा चेंज है। तो उस क्लाइमेट में जो हमारा अपर सिंध है, उस क्लाइमेट में अगर कोई क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं तो उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी उस क्लाइमेट में वो चेंज होगी। और हमारे पास अगर हम वही जो है वो क्रॉप अगर हम अपनी क्लाइमेट तो ये इसमें जो है, और इन दोनों की वजह से के अंदर उसी सेम क्रॉप का जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। तो क्लाइमेट बहुत फैक्टर करता है। ठीक है, वहां पर अगर बारिश हो जाती है, ठीक है, ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती उसी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश होती है, थोड़ी बहुत भी होती है, तो भाई वो तो पानी आपका बचेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि उधर आप उस बारिश को भी मद्देनजर क्रॉप की वैल्यू कल्टीवेट करेंगे वाटर, और यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ आप विदाउट जो है ना वो करेंगे। सो इन दिस वे द थिंग्स मूव। तो पहला जो फैक्टर है वो यही है कि भाई क्लाइमेट ट्राई टू गो एंड सम ऑफ दीज ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी जो है कि भाई टाइप कौन, ठीक है, क्रॉप आपकी, कभी कभार है कि हमारे आपकी मुख्य जो जो कहते हैं उनका कल्टीवेशन है वो, ठीक है, कुछ चोरिंग होती है, चोरिंग होती है, तो वो वैरायटीज मेच्योर हो जाती हैं, यानी कि जिनका जो लाइफ स्पैन है या जो जिंदगी के दिन है वो कम होते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है कम पानी रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो बहुत देर चलती हैं या लेट मेच्योर होती हैं, तो उनको जो है वो क्या होगा, उनको तो जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो पानी चाहिए होगा। कि एक क्रॉप, अगर आप जो है वो आप ये देखेंगे क्रॉप टू क्रॉप देखें, भाई राइस का अपना क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, बीट का, शुगर केन, ठीक है, उसके बाद आपकी जो कॉटन है उसका अपना है।
लेकिन अगर आप इन सेम क्रॉप्स के अंदर इनके जीनोटाइप्स को देखें या वैरायटी, तो उनकी भी जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। उसकी वजह यह है कि देखें हर वैरायटी का एक अपना मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते तो 3 पानी चाहिए, नो। उसकी आप ऐसी बात है जो हाई यील्डिंग होगी उसको फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए या अपनी प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होगा। एज तो जो है वो, या जिसका कद बहुत बड़ा होगा, बायोमास है वो ज्यादा बड़ा होगा, उसको ज्यादा पानी चाहिए। और दिस इज द थिंग जहां पर हम आके जो है वो अकल से जो है ना वो पागल हो जाते हैं साइंटिस्ट पाकिस्तानी की, भाई हाउ यू पीपल आर डूइंग दैट। आपने एक वैरायटी ली भाई, उसको तो मैं 2 पानी देता था, तीन क्यों नहीं? भाई उसका अपना मैकेनिज्म है, उसके अंदर नंबर ऑफ टिलर्स 15 थे, इसमें 35 का पोटेंशियल है। ये 25 दिन उससे ज्यादा आपकी जमीन में रहेगी, वो कम रहती थी। इसको फर्टिलाइजर भी ज्यादा चाहिए, इसको पानी भी ज्यादा चाहिए। तो देख, इन दिस वे द थिंग्स आर मूविंग, कि भाई क्रॉप की जो टाइप है वो एक बहुत बड़ा जो है वो, आप ये कहें कि अब शुगर केन 2 साल तक रहने वाला है आपकी जमीन के अंदर, 2 सीजन से रहता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो शुगर केन को भी उतना ही पानी चाहिए होगा जितना वीट को चाहिए? नो, उसको उसका अपना मैकेनिज्म है। उसको बड़ा होने के लिए जो चीजें अपनी है, वीट को अपनी है, राइस को अपनी है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं, मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर तो इनका डिफरेंस आपस में है ही, लेकिन सिमिलर क्रॉप्स की अगर आप जो है वो मुख्तलिफ अगर आप देखें, तो ये है कि भाई जो है से जो है वो आपकी जो है वो एरीगेशन रिक्वायरमेंट्स तब्दील होती हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, क्रॉप का ग्रोथ स्टेज क्या है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रॉप का जो ग्रोथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी जो है वो कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, हर क्रॉप की एक जो है ना वो एरिगेशन सेंसिटिव स्टेज होती है। ठीक है, जैसे वो है कि भाई वीट के अंदर जो है ना वो क्राउन रूट जो है वो इनिशिएशन स्टेज है। अब मेज के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि भाई वो उसके अंदर जो है ना वो टेस्लिंग वाली जो स्टेज है, ठीक है, वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो ऐसे ग्रोथ फेजेस हैं क्रॉप्स के जहां पर आपने हर हाल में पानी देना है। अगर आपने वहां पर उनको पानी नहीं दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो फसल है वो किसी काम की जो है वो नहीं रहेगी। तो क्रॉप की ग्रोथ स्टेजेस की अगर हम, तो development जो होती है किसी भी क्रॉप की, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीडलिंग स्टेज। ठीक है, अब सीरियल्स की अगर हम बात करें, तो सीरियल्स का अगर आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का अगर आप पूरा ग्राफ निकालेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि भाई उनके जो लेटर ग्रोथ स्टेजेस हैं या जो उनके रिप्रोडक्टिव फेज हैं जिसके अंदर उनकी फ्लावरिंग होती है, या फिर उनके जो है वो ग्रेन्स वगैरह बनते हैं, उस टाइम के अंदर उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर सीडलिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। तो देखें चेंज होती रहती हैं क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट्स को, चेंज होता हुआ जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब ये है कि भाई हर क्रॉप के अंदर जो है वो आप देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई क्रॉप की जो टाइप है उसके अंदर ये बात है कि भाई कुछ लोग कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेरो लीफ होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। तो चौड़े पत्ते वाले जो प्लांट्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उनका जो लीफ एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। तो नैरो लीफ जो है वो जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू जो आपके वाइडर लीफ वाले जो प्लांट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी क्या होगी, डिफर करेंगी। तो दिस इज द वे, ये जो है वो आपको जो है वो चीजें जो है ना वो समझनी भी पड़ेगी, थोड़ा बहुत जो है वो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे होता है। अब आप देखें कि आपकी ग्रोथ स्टेज है भाई जर्मिनेशन, आप कितना पानी दे सकते हैं उसको, भर दें उसको, तरोतार कर दें जैसे आप फ्लडिंग में करते हैं ना आमतौर पर, कर दें, क्या होगा? इज इट यूजफुल फॉर अ प्लांट कि आप उसको जर्मिनेशन फेज में इतना ज्यादा पानी दे दें? नो। तो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद ये है कि भाई ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल कितना है।
अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम अक्सर तौर पर निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको निगलेक्ट नहीं किया जाए, इसको भी काम डाउन में रखा जाए, इसको भी जो है वो सिस्टम में डाला जाए, क्योंकि देखें प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होती है। अब अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे है और आपकी क्रॉप जो है वो शेलो रूटेड है, यानी कि उतनी उसकी जो रूट्स हैं वो इतनी गहरी नहीं जाती, तब तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल नियर टू सरफेस है, यानी कि आप थोड़ा सा जो है वो नीचे जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा, और उस केस में अगर आप जो है वो एक डीप रूटेड या शेलो रूटेड क्रॉप भी लगा देते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो रूट जोन से पूरी होगी ना। तो इसका मतलब क्या है, भी एक फैक्टर भी देखा जाता है कि भाई वाटर टेबल डेप्थ की तो आती भी आती है, तो कितना पानी इन्होंने जो है अंडरग्राउंड से लिया है, कितना इनको इरिगेशन से दिया गया है, कितना इसको जो है रेनफॉल से मिला है। तो जो सिस्टम है, ये भी जो चीज है इसको भी जो है वो हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है कि भाई व्हाट इज द ग्राउंड वाटर टेबल, कहाँ पर होता है। एक प्लांट दो टाइप्स के होते हैं, एक शेलो रूटेड होते हैं, एक डीप रूटेड होते हैं। ठीक है, जिनकी शेलो रूट्स होती हैं उनकी जो रूट्स हैं वो इतनी गहरी नहीं जाती। जो डीप रूटेड प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे जाती हैं, और वो खातिर ख्वाह मिकदार में आपका जो पानी है या अपनी जो इरिगेशन वाटर की जो नीड है वो सॉइल से। उसके बाद स्लोप कैसा है, आप स्लोप के ऊपर भी आपकी वाटर रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपकी जो जमीन है वो किसी ढलान के ऊपर है, ठीक है, ऊपर के इलाके में, नीचे उसको जो है वो ढलान है, तो आप जितना पानी डालेंगे वो तो बह जाएगा। फिर आप वो ऊपर से आके जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएं साइंटिस्ट का कि भाई आपने तो कहा था इसको इतना पानी दो, मैं दे रहा हूँ, हो रहा ही नहीं है। तो भाई आप अपना स्लोप भी तो सीधा करें, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना पानी रुकने भी तो दें अपनी जमीन के अंदर। अगर वो रुकेगा नहीं तो नीचे कैसे जाएगा, उसकी पहले इन्फिल्ट्रेशन होगी ही नहीं, बह जाएगा रन ऑफ में, तो क्या होगा। तो स्लोप ऑफ ग्राउंड को भी जो है वो इस तरीके से जो है वो हमें फोकस जो है ना वो रखना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा जो है वो soil drainage, one of the most important factor in terms of crop water requirements। ठीक है, सॉइल की ड्रेनेज कैसी है, कभी भी हम लोग जो है ना वो इसको काउंट डाउन में जो है ना वो नहीं लाते कि भाई हाउ वी आर वर्किंग विद द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल का ड्रेनेज सही नहीं होगा तो क्या होगा, आपका पानी मूव नहीं करेगा, आपकी जो है वो ड्रेनेज इम्प्रॉपर होने से आपका जो पानी है वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगा। अगर बहुत फ्रीली ड्रेन्ड है, ठीक है ना, जैसे पानी गया चला गया, तो फिर आपके लिए रुकेगा नहीं। तो सैंडी सॉइल्स जो होती हैं उनका जो ड्रेनेज होता है वो जो है वो फ्री ड्रेन होती है, ठीक है, उनके अंदर पानी रुकता नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी जो सॉइल की टाइप है उसके हिसाब से उसका ड्रेनेज कैसा है। उस हिसाब से आप देखते हैं कि भाई ड्रेनेज लॉसेस कितने हैं, कितना पानी ड्रेनेज के जरिए नीचे से बह जाता है, कितना उसके रूट जोन में रुकता है, कितना प्लांट लेता है, कितना जाया हो जाता है। तो ये था सॉइल की जो ड्रेनेज है उसको भी, ये प्रैक्टिकली मैं आपको सच बात बताऊं, ये सॉइल का जो ड्रेनेज का जो फैक्टर है वो एग्रीकल्चर में काउंट ही नहीं करते हैं। इवन आई बिलोंग टू द सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मेरा मेजर डोमेन भी सॉइल साइंस है, लेकिन हमने भी कभी इसको जो है ना वो इतना जो है ना वो फोकस्डली नहीं पढ़ा कि कैसे कितना पानी जाता है, कितना अप्लाई करते हैं। तो दिस इज प्योर सॉइल फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब ये एक बहुत बड़ा जो है वो डोमेन है इरिगेशन के सिस्टम का, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके जो है वो क्रॉप के वाटर रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन से मुराद ये है कि आप किस तरीके से अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। आइदर यू आर यूजिंग द ड्रिप सिस्टम, आइदर यू आर यूजिंग द सरफेस इरिगेशन सिस्टम, आइदर यू आर यूजिंग द फ्लडेड सिस्टम, आइदर आपके वाटर कोर्सेज पक्के हैं, आइदर आपके वाटर कोर्सेज कच्चे हैं, कैसे करते हैं। तो एक मैं छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दे दूं यहाँ पर कि भाई हम ये कहते हैं कि हम जो सरफेस इरिगेशन करते हैं या जमीन की सतह के ऊपर जो आबपाशी का जो हमारा तरीका है वो गलत है। उसमें ये है कि एक तो जब आप पानी देते हैं तो सनलाइट जैसे ही उस पानी के ऊपर पड़ती है बहुत सारा पानी आपका एवापोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो भी फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना है।
दूसरा ये है कि एप्लीकेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं सरफेस इरिगेशन। लेकिन अगर आप जो है वो ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दे रहे हैं तो उसमें वाटर लॉसेस कम है। ठीक है, उसमें आप प्लांट को पानी उतना ही देते हैं जितना वो उठा सके। उसमें जो ड्रेनेज के लॉसेज है वो बहुत कम होते हैं। वाटर की जो अपटेक होती है प्लांट्स के जरिए वो ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जितना एफिशिएंट आपका एरिगेशन का सिस्टम होगा, क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब आप लॉसेस को, एक तरफ लॉसेस ज्यादा हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि भाई अब आपको ट्रांसपायरेशन के साथ लॉसेस को भी नजर रखना है। तो लॉसेस अगर ज्यादा होंगे तो वो एक फैक्टर बढ़ेगा आपका। ठीक है। और इसमें चूंकि जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम होता है या आपका जो ड्रिप सिस्टम होता है, इसमें आप जो वाटरिंग करते हैं या एरिगेशन करते हैं वो नियर टू द रूट जोन करते हैं। उसमें ट्रांसपायरेशन का, सॉरी, एवापोरेशन लॉसेस भी कम होते हैं। वाटर के जो एप्लीकेशन लॉसेस है वो भी जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें नजर रखना पड़ता है जब कभी हम जो है वो किसी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। सॉरी, लास्ट जो है वो ये है कि भाई टाइप एंड अमाउंट ऑफ मैन्योर अप्लाई। ठीक है। हमने मैन्योर्स के बारे में जब हम सॉइल साइंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनको जब आप सॉइल में अप्लाई करते हैं तो वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। आपके जो लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपने कौन सा, एक तो पहली बात ये है कि कौन सा, ठीक है ना, हर मटेरियल एक अलग जो है ना वो सलाहियत रखता है वाटर की रिटेंशन की। ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सा जो है वो जो है ना वो मैन्योर डाला है। दूसरी बात यह है कि कितना डाला है। जाहिर सी बात है, एक सॉइल है जिसके अंदर आपने बहुत कम डाला है तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो रिलेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू जहाँ पर आपने ज्यादा डाला है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी ये भी फर्क पड़ता है कि भाई अगर किसी के सॉइल में मैन्योर अप्लाइड है, क्योंकि वहां पर पानी जाया नहीं होगा, नीचे ज्यादातर जो है ना वो ड्रेन नहीं होगा, उसके लॉसेस कम होंगे, तो उधर वाले जो सॉइल्स हैं या उन सॉइल्स के अंदर आपकी जो क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपेरेबली कम होती हैं फ्रॉम द सॉइल्स वेयर नो एनी ऑर्गेनिक मैन्योर इज अप्लाइड। डोंट नो व्हाट्स द टाइम। ओके, सो मैं इस पे जो है वो, ओके, वी कैन डू दिस। ठीक है, अब ये देखें, ये वाटर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, मुख्तलिफ क्रॉप्स की। अब यहाँ पर मैंने वो इंक्लूड किए हैं जो बहुत कॉमन है हमारे पास। ठीक है। आप लोगों को जो है वो थोड़ी खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो है वो, एक कॉलम में मैंने लिखा है कि भाई नेम ऑफ क्रॉप क्या है, और दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है कि भाई वाटर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स पर टोटल ग्रोइंग पीरियड। ठीक है। तो ग्रोइंग पीरियड के लिए, यानी कि पूरा जो उसका जो फेज है किसी क्रॉप का, उसके लिए उसको कितना पानी चाहिए। तो कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन को पानी चाहिए 700 से लेके 1300 तक। ठीक है। 700 से अगर आप कम देंगे तो ये फिर आपको कुछ भी नहीं देगा। तो 700 इसकी कट ऑफ लेवल है, और 1300 जो है वो इसका हायर लेवल है। अगर 1300 से ऊपर भी दे देते हैं तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो कम से कम जो थोड़ी बहुत अगर आपको प्रोडक्शन मिल सकती है तो वो 700 पे मिल सकती है। ठीक है। राइस जिसकी सबसे ज्यादा होती है 900 to 2500, उसका जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट है। मेज 500 to 800। शुगर केन 1500 to 2500। अब ये दोनों हैवी जो है ना वो फीडिंग क्रॉप्स हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर, शुगर केन और राइस। सनफ्लावर को जो है वो 600 से 1000 चाहिए। और आपकी जो वीट है उसको 450 to 650 जो है वो आपको जो है ना वो चाहिए वाटर रिक्वायरमेंट। अब इतना पानी आपको देना होता है। ठीक है। अब ये हम 3 पानी में, 4 पानी में, 5 पानी में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा आगे वाला टॉपिक है कि हम क्यों कहते हैं कि इसको इतना पानी दो, इसको इतना पानी दो। सो लुक एट द थिंग्स। देखें, जैसे जैसे क्रॉप का, आपकी क्रॉप चेंज हो रही है,